नमस्कार। जब हम सुरक्षा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद बर्फीली चोटियों पर तैनात एक सैनिक या फिर सरहद पर लगी कंटीली तारें, मतलब देश को बाहरी दुश्मनों से बचाना। लेकिन क्या सुरक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही है? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस पूरी धारणा को मतलब एक तरह से चुनौती देते हैं। आज हम सुरक्षा के इस कॉन्सेप्ट को परत दर परत उधेड़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उसी जानी पहचानी तस्वीर से, सीमा पर खड़े सैनिक, और देखते देखते हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां सुरक्षा का मतलब एक किसान के खेत से, पीने के पानी से और एक डॉक्टर के क्लिनिक से भी जुड़ा है। तो चलिए इस सोच के सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुरक्षा की ये पारंपरिक सोच आई कहां से। बिल्कुल। ये सोच हजारों सालों से हमारे साथ है। एक राज्य या देश की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपने भूभाग, अपनी स्वतंत्रता और अपने नागरिकों को बाहरी सैन्य हमलों से बचाना। इन स्रोतों में इसे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा कहा गया है। इसका पूरा फोकस देश पर होता है और खतरा माना जाता है किसी दूसरे देश की सेना को। यानी सामने एक दुश्मन है, उसकी सेना है और हमें उससे अपनी रक्षा करनी है। सीधा और सरल। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा था, क्या आज के जमाने में ज्यादा हथियार जमा करने से कोई देश सच में ज्यादा सुरक्षित हो जाता है, या ये सिर्फ एक कभी ना खत्म होने वाली हथियारों की होड़ को जन्म देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और पारंपरिक सुरक्षा नीति इसी दुविधा के इर्द गिर्द घूमती है। इसके 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला तो वही है जिसके बारे में आपने कहा, अपनी सैन्य शक्ति को इतना मजबूत कर लो कि कोई हमला करने की हिम्मत ही न करे। इसे डिटरेंस या निवारण कहते हैं। और दूसरा तरीका है शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर। ये सुनने में तो बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि आप अपने पड़ोसियों पर नजर रखते हैं। अगर कोई पड़ोसी देश बहुत ज्यादा हथियार जमा कर रहा है या अपनी सेना को बहुत बड़ा बना रहा है, तो आप भी अपनी ताकत बढ़ाते हैं ताकि एक बराबरी बनी रहे। सोच ये है कि अगर दोनों पक्ष बराबर के ताकतवर होंगे तो कोई भी युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाएगा। ठीक है। और तीसरा तरीका है गठबंधन बनाना, यानी दोस्त बनाना। हाँ, देशों का जोड़ बनाना। इसमें कई देश मिलकर तय करते हैं कि अगर उनमें से किसी एक पर हमला हुआ तो वे सब मिलकर उसका जवाब देंगे। नाटो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इन गठबंधनों की एक दिलचस्प बात है जो इन स्रोतों में सामने आती है, ये हमेशा सिद्धांतों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों पर टिके होते हैं। 1 मिनट, तो ये गठबंधन वाली बात थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब आज आप जिसके साथ मिलकर लड़ रहे हैं कल उसी के खिलाफ हो सकते हैं। क्या इससे दुनिया और ज्यादा अस्थिर नहीं हो जाती? बिल्कुल हो सकती है। और इसका एक क्लासिक उदाहरण 1980 के दशक का दिया गया है। जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए वहां इस्लामी उग्रवादियों का समर्थन किया, उन्हें हथियार और पैसा दिया। बाद में यही गुट अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। इससे साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय हित कितने अस्थायी होते हैं और गठबंधन जरूरत के हिसाब से कैसे बदलते रहते हैं। और ये तो सिर्फ भारी खतरों की बात हुई। इन स्रोतों में एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि कई देशों के लिए, खासकर एशिया और अफ्रीका के उन देशों के लिए जो हाल ही में आजाद हुए थे, असली खतरा तो देश के अंदर ही था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनके लिए अलगाववादी आंदोलन, जातीय संघर्ष या गृहयुद्ध का खतरा किसी बाहरी हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। और अक्सर पड़ोसी देश इन अंदरूनी लड़ाइयों में घी डालने का काम करते थे, जिससे स्थिति और भी बिगड़ जाती थी। तो एक नए देश को एक ही समय में अपनी सीमाओं और अपने समाज दोनों को सुरक्षित रखना पड़ता था। ठीक है, तो खतरा चाहे अंदरूनी हो या बाहरी, अगर वो सैन्य है तो उसे संभालने के तरीके भी होंगे। जाहिर है, कोई भी देश हर वक्त युद्ध नहीं करना चाहता, तो युद्ध से बचने या उसे सीमित रखने के क्या उपाय हैं? यही पर संघर्ष के प्रबंधन की बात आती है। सदियों से ये माना जाता रहा है कि युद्ध चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, उसके भी कुछ नियम होने चाहिए। इसे न्याय युद्ध या जस्ट वॉर की परंपरा कहते हैं। इसके मुताबिक युद्ध छेड़ने का कारण सही होना चाहिए, जैसे आत्मरक्षा या किसी बड़े जनसंहार को रोकना। और सिर्फ कारण ही नहीं, शायद युद्ध लड़ने का तरीका भी मायने रखता है। बिल्कुल। युद्ध के दौरान भी सेनाओं से कुछ नियमों के पालन की उम्मीद की जाती है, जैसे कि सिर्फ उतने ही बल का इस्तेमाल करना जितना जरूरी हो और उन सैनिकों को न मारना जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया हो या जो निहत्थे हों। ये नियम तय करते हैं कि युद्ध और हत्याकांड में क्या फर्क है। लेकिन ये तो तब की बात है जब युद्ध शुरू हो जाए। इससे भी बेहतर तो ये होगा
कि युद्ध की नौबत ही ना आए। इन स्रोतों में सहयोग पर बहुत जोर दिया गया है। यहीं पर निरस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण जैसी बातें आती हैं। हाँ, और इन दोनों में एक बारीक सा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। निरस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट का लक्ष्य है कुछ खास तरह के हथियारों को पूरी तरह से खत्म कर देना, जैसे कि जैविक हथियार यानी बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स, और रासायनिक हथियार यानी जहरीली गैसें। इन पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। 1972 की बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और 1992 की केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ये बहुत बड़ी बात थी। सोचिए, दुनिया के 155 से ज्यादा देश एक साथ बैठकर कह रहे हैं कि हम जानबूझकर इंसानियत को खत्म करने वाले ऐसे हथियार नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ संधियां नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने के वादे हैं। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, निरस्त्रीकरण का मतलब है कि रेस में दौड़ने वाली सारी कारें ही हटा दी जाएं, और अस्त्र नियंत्रण या आर्म्स कंट्रोल का मतलब है कि कारें तो रहेंगी, लेकिन उनकी स्पीड पर एक लिमिट लगा दी जाएगी ताकि कोई बेकाबू ना हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा। यही मूल अंतर है। अस्त्र नियंत्रण में हथियारों के विकास या उनको हासिल करने पर लगाम लगाई जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी। हाँ, एनपीटी। ये तो हमेशा से ही बहुत विवादित रही है। इन स्रोतों में भी इसका जिक्र है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब एनपीटी ने एक तरह से दुनिया में न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट्स बना दिए। इसने उन 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत दे दी जिन्होंने 1967 से पहले परीक्षण कर लिया था, और बाकी दुनिया को ऐसा करने से रोक दिया। जी, और इसीलिए भारत जैसे कई देशों ने इसे भेदभावपूर्ण मानकर इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। यह दिखाता है कि सहयोग के रास्ते में भी अपने अपने हित आड़े आ जाते हैं। सहयोग का एक और तरीका है विश्वास बहाली या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इसमें दुश्मन माने जाने वाले देश भी एक दूसरे से अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दुश्मन को अपनी योजना क्यों बताएंगे? ताकि कोई गलतफहमी ना हो। मान लीजिए एक देश सीमा के पास कोई बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। दूसरे देश को लग सकता है कि यह हमले की तैयारी है, और वो भी जवाब में अपनी सेना तैनात कर दे। इससे तनाव बढ़ेगा और गलती से युद्ध भी छिड़ सकता है। विश्वास बहाली में देश पहले ही बता देते हैं कि हम सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, हमारा हमला करने का कोई इरादा नहीं है। इससे अचानक होने वाले युद्ध का खतरा कम हो जाता है। लेकिन ये सारे तरीके तो देशों के बीच की गलतफहमियों को दूर करने के लिए हैं। क्या होता है जब खतरा किसी देश की सेना से नहीं, बल्कि गरीबी या किसी महामारी से हो? मुझे लगता है यहीं पर ये स्रोत एक बहुत बड़ा मोड़ लेते हैं और सुरक्षा की पूरी कहानी ही बदल जाती है। बिल्कुल, यहीं से अपारंपरिक धारणा की शुरुआत होती है, जिसमें सुरक्षा का केंद्र बिंदु देश से हटकर इंसान पर आ जाता है। इसे मानवता की सुरक्षा या ह्यूमन सिक्योरिटी कहा गया है। इसका तर्क ये है कि अगर एक देश की सीमाएं तो सुरक्षित हैं, लेकिन उसके अंदर लोग भूख या बीमारी से मर रहे हैं, तो क्या वे सच में सुरक्षित हैं? ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब सुरक्षा की पूरी सोच ही पलट गई। पहले हम सोचते थे कि सबसे बड़ा खतरा किसी दूसरे देश की टैंक रेजिमेंट है, लेकिन इन स्रोतों के हिसाब से असली खतरा शायद पीने के पानी की कमी या एक नई महामारी हो सकती है। इन स्रोतों में 2 बहुत असरदार बातें कही गई हैं, भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति। हाँ, फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये मानवता की सुरक्षा के 2 स्तंभ हैं। भय से मुक्ति का मतलब है युद्ध, हिंसा और दमन से सुरक्षा, और अभाव से मुक्ति का मतलब है गरीबी, भुखमरी और बीमारियों से सुरक्षा। इस नई सोच में खतरे की परिभाषा बहुत व्यापक हो जाती है। कितनी व्यापक? इसमें क्या-क्या शामिल हो जाता है? इसमें आतंकवाद शामिल है, जो जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाता है। 9/11 का हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें मानवाधिकारों का हनन शामिल है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग शामिल है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और करोड़ों लोगों के घर डूब सकते हैं। इसमें एड्स, बर्ड फ्लू जैसी महामारियां शामिल हैं, जो सीमाओं को नहीं पहचानती। और इसमें गरीबी और भुखमरी भी शामिल है। और मानवाधिकारों का हनन सुरक्षा का मुद्दा कैसे बनता है? ये तो किसी देश का अंदरूनी मामला हो सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा कहती है कि जब कोई सरकार अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करती है, तो यह पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। इन सूरतों में 1990 के दशक में रवांडा में हुए जनसंहार का उल्लेख है, जहां कुछ ही हफ्तों में लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक खास समुदाय के थे। और उस घटना को पढ़ना ही कितना भयानक है।
यह इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा सरहद के पार से नहीं बल्कि आपके अपने पड़ोस से आ सकता है। यह सुरक्षा की पूरी धारणा को ही बदल देता है। तो अब हमारे पास सुरक्षा की दो तस्वीरें हैं, एक पारंपरिक जो सेनाओं और सीमाओं पर केंद्रित है और दूसरी अपारंपरिक जो आम इंसान और उसकी गरिमा पर। इन सब बातों का भारत जैसे देश के लिए क्या मतलब है, जिसके सामने दोनों ही तरह की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं? भारत का मामला वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि उसे एक ही साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। इन स्रोतों में भारत की सुरक्षा रणनीति के 4 स्तंभ बताए गए हैं, जो पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों धारणाओं का एक मिला-जुला रूप है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्तंभ क्या है? पहला स्तंभ पारंपरिक सुरक्षा का आधार है, अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत करना। भारत का इतिहास युद्धों से भरा रहा है। इन स्रोतों में पाकिस्तान के साथ 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 के संघर्षों का जिक्र है और 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध का भी। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने 1974 में और फिर 1998 में परमाणु परीक्षण किए। यह दुनिया को एक संदेश था कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। और दूसरा स्तंभ, वो सैन्य ताकत से अलग है? हाँ, दूसरा स्तंभ कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करना ताकि बातचीत से मसले हल हो सकें। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा एशियाई एकता, गुटनिरपेक्षता और निःशस्त्रीकरण की वकालत की। ये उसी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं दिखता? एक तरफ हम निःशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही भारतीय विदेश नीति की जटिलता और यथार्थवाद को दिखाता है। भारत का तर्क हमेशा ये रहा है कि वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां किसी के पास परमाणु हथियार ना हो, लेकिन जब तक उसके पड़ोसियों के पास ये हथियार हैं, तब तक वो एक तरफा रूप से निहत्था नहीं हो सकता। इसी तरह 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करना, जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है, और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में नियमित रूप से अपनी सेना भेजना, ये सब भारत की इसी दूसरे स्तंभ वाली रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, जो देश के अंदर की चुनौतियों से जुड़ा है। जी, तीसरा स्तंभ है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटना। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे कई इलाकों में समय समय पर अलगाववादी आंदोलन उठे हैं। इन स्रोतों के अनुसार इन चुनौतियों से निपटने में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो कैसे? क्योंकि लोकतंत्र में अलग-अलग समूहों को, चाहे वे कितने भी नाराज क्यों ना हो, अपनी बात रखने, चुनाव लड़ने और व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो गुस्से को गृह युद्ध में बदलने से रोकता है। इन स्रोतों का मानना है कि भारत की डेमोक्रेसी ने देश को जोड़े रखने में एक बड़ा रोल निभाया है। और चौथा स्तंभ, जो मुझे लगता है सीधे तौर पर मानवता की सुरक्षा की धारणा से जुड़ा है। आपने सही समझा। चौथा और आखिरी स्तंभ है भारत की अर्थव्यवस्था का विकास करना, ताकि करोड़ों लोगों को गरीबी और अभाव से बाहर निकाला जा सके। ये सीधे सीधे अभाव से मुक्ति के विचार से जुड़ता है। अगर लोग गरीब और भूखे रहेंगे तो देश के अंदर अस्थिरता बढ़ेगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। लेकिन स्रोत ये भी मानते हैं कि इस मोर्चे पर भारत अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। हाँ, वे इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भारत में आज भी बड़े पैमाने पर गरीबी और आर्थिक असमानता है, लेकिन वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में गरीब और वंचित नागरिकों के पास अपनी आवाज उठाने और सरकार पर अपनी स्थिति सुधारने के लिए दबाव बनाने का अधिकार होता है। ये अधिकार अपने आप में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा साधन है, जो कई तानाशाही देशों में लोगों के पास नहीं होता। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ तोपें और टैंक नहीं है। इसका दायरा सीमाओं की चौकसी से बढ़कर मानवीय गरिमा, आर्थिक विकास और वैश्विक सहयोग तक फैल चुका है। और भारत का उदाहरण ये दिखाता है कि आज के दौर में किसी भी बड़े देश को इन सभी पहलुओं को एक साथ साधना पड़ता है। ये बिल्कुल सच है। पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा दो अलग अलग डिब्बे नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, अगर किसी देश में करोड़ों लोग गरीब हैं और समाज अंदर से बटा हुआ है, तो वो देश बाहरी हमलों का सामना प्रभावी ढंग से कैसे कर सकता है? किसी भी देश की आंतरिक स्थिरता और आर्थिक सेहत बाहरी खतरों से निपटने की उसकी क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। और लोकतंत्र वाली बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का अधिकार नहीं है, बल्कि ये खुद में जनता को ज्यादा सुरक्षा देने का एक तरीका है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों को अपनी नियति को आकार देने में हिस्सेदार बनाता है।
इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में ये तर्क दिया गया है कि आतंकवाद, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे अपारंपरिक खतरों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। इनसे निपटने का एकमात्र रास्ता सहयोग मूलक सुरक्षा है, जिसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन और यहाँ तक कि स्थानीय स्वयंसेवी संगठन सब मिलकर काम करें। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे ये वैश्विक चुनौतियां और ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं, क्या इस तरह का गहरा बहुस्तरीय सहयोग वाकई संभव है, या फिर देशों का अपना संकीर्ण राष्ट्रीय हित हमेशा इसके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा रहेगा? क्या इंसान अपने सुरक्षा की सोच को मेरे देश की सुरक्षा से आगे बढ़ाकर पूरी मानवता की सुरक्षा तक ले जा पाएगा? ये सवाल भविष्य में हमारी दुनिया का आकार तय करेगा।